नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। आज हम साइमन सिनेक की बहुत ही मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई पर गहराई से बात करेंगे। ये किताब इस एक सवाल का जवाब ढूंढती है कि कुछ लोग और कुछ कंपनियां दूसरों से ज्यादा कामयाब और प्रेरणादायक क्यों होती हैं। और ये सवाल आज के दौर में बहुत अहम हो गया है। बिल्कुल। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल को इतना बड़ा कैसे बना दिया। किताब कहती है कि इसका राज द गोल्डन सर्कल कॉन्सेप्ट में है, जो हर काम से पहले क्यों पूछने पर जोर देता है। और साइमन सिनेक जो लेखक है, वो हम्म, लीडरशिप की दुनिया में एक बहुत बड़ी आवाज माने जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सरकारों तक को सलाह दी है। तो आज हम इस किताब के मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। पहले देखेंगे कि उस दुनिया में क्या होता है जो क्यों से शुरू नहीं होती, फिर हम द गोल्डन सर्कल के आइडिया को समझेंगे। और फिर जानेंगे कि लीडर्स को फॉलोअर्स कैसे मिलते हैं, और आखिर में सफलता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सिनेक अपनी बात एक ऐसी दुनिया की तस्वीर से शुरू करते हैं जो क्यों से नहीं चलती, जो कि ज्यादातर हमारी दुनिया है। वो कहते हैं कि हम अक्सर अधूरी जानकारी पर फैसले लेते हैं। बिल्कुल, और इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब सब मानते थे कि धरती चपटी है। हाँ, इस एक गलत धारणा ने मतलब इंसानी तरक्की को सदियों तक रोक दिया। कोई दूर तक जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। सही बात है। सिनेक कहते हैं कि बिजनेस में भी ठीक यही होता है। जब कंपनियां गलत धारणाओं पर चलती हैं, जैसे कि ग्राहक सिर्फ सबसे सस्ता सामान चाहता है, तो वो ऐसे फैसले लेती हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जाते। और जब कंपनियां इस तरफ भटक जाती हैं, तो वो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाती हैं। किताब में इन्हें मैनिपुलेशन या हेरफेर कहा गया है। जैसे कीमत गिराना, प्रमोशन देना, डर दिखाना। हाँ, पर मेरा एक सवाल है, क्या हर बिजनेस यही नहीं करता? सेल लगाना, डिस्काउंट देना, मतलब क्या ये वाकई इतना बुरा है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सिनिक ये नहीं कह रहे कि ये चीजें काम नहीं करती। जाहिर है करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं। अगर आप किसी चीज की कीमत आधी कर देंगी तो लोग उसे खरीदेंगे। लेकिन सवाल है कब तक? ये एक लेन देन है, कोई रिश्ता नहीं। अच्छा। ग्राहक आपकी कीमत के प्रति वफादार है, आपके प्रति नहीं। जैसे ही किसी और ने उससे कम दाम दिया, वो ग्राहक चला जाएगा। तो इससे वफादारी नहीं बनती। और डर का इस्तेमाल? अब वो तो और भी ज्यादा होता है, खासकर पॉलिटिक्स में या पब्लिक सर्विस मैसेज में। हाँ। और डर बहुत असरदार भी होता है, पर ये तनाव पैदा करता है, विश्वास नहीं। आप डर के मारे कुछ कर तो लेंगे, लेकिन उस विचार से या उस लीडर से आप दिल से नहीं जुड़ेंगे। मतलब ये सारे तरीके शॉर्ट टर्म है। बिल्कुल, ये थोड़े समय के लिए तो नतीजे दे सकते हैं, लेकिन ये वफादारी या विश्वास जैसी गहरी चीजें पैदा नहीं कर सकते। और सैनिक के लिए बिजनेस में असली खजाना यही विश्वास है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट का जिक्र है जो कहती है कि मुश्किल आर्थिक समय में कंपनियों को जिंदा रहने के लिए कभी-कभी इन शॉर्ट टर्म तरीकों का सहारा लेना ही पड़ता है। और यहीं पर असल दुनिया की उलझन सामने आती है। सैनिक एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, जबकि वो रिपोर्ट उस तनाव की बात कर रही है जिसका सामना हर लीडर को करना पड़ता है। क्या मैं आज जिंदा रहने के लिए अपने कल के सिद्धांतों से समझौता करूं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं है, लेकिन सैनिक का तर्क फिर भी मजबूत है। वो कहेंगे कि जिन कंपनियों का क्यों मजबूत होता है, उनके पास वफादार ग्राहकों का एक ऐसा आधार होता है जो उन्हें मुश्किल समय में भी सहारा देता है। तो शायद उन्हें इन तरीकों की जरूरत ही काम पड़ती है। एग्जैक्टली। तो ये हेरफेर का जो विकल्प है वो है प्रेरणा। और प्रेरणा का रास्ता हमें सीधे उनके सबसे मशहूर आइडिया पर ले आता है, द गोल्डन सर्कल। हाँ, ये आइडिया जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। इसे एक टारगेट की तरह सोचिए, जिसके 3 गोले हैं, एक के अंदर एक। ठीक है। सबसे बाहर वाला गोला है व्हाट, यानी क्या। हर कंपनी, हर इंसान जानता है कि वो क्या करता है। हम कंप्यूटर बनाते हैं, हम कपड़े बेचते हैं, ये सबसे साफ होता है। ओके, फिर बीच वाला गोला? बीच वाला गोला है हाउ, यानी कैसे। कुछ कंपनियां ये भी जानती हैं कि वे अपना काम कैसे करती हैं। ये उनकी कोई खास प्रक्रिया हो सकती है, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूएसपी हो सकता है। हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है या हमारा डिजाइन सबसे अलग है। और जो बिल्कुल सेंटर में है, जो बुल्सआई है, वो है वाई, यानी क्यों। और यहीं पर मतलब सारा राज छिपा है। आपका क्यों आपका मकसद है,
आपका विश्वास है, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। और यहाँ पैसा कमाना कोई जवाब नहीं है, पैसा तो एक नतीजा है, मकसद नहीं। सिने कहते हैं कि बहुत कम लोग या कंपनियां अपने क्यों को साफ साफ बता पाती हैं। तो असली खेल बातचीत के तरीके का है। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ बात करती हैं, क्या से शुरू करती हैं। बिल्कुल, वो बताती हैं कि हम क्या बनाते हैं, फिर बताते हैं कि हम कैसे बेहतर हैं, और क्यों तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाती। जबकि जो प्रेरणा देने वाले लीडर्स हैं वो ठीक उल्टा करते हैं। हाँ, वो अंदर से बाहर की ओर बात करते हैं, क्यों से शुरू करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल। रुकिए, अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह बात करता तो शायद वो कुछ ऐसा कहता, हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, इनका डिजाइन बहुत अच्छा है, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे। मतलब ठीक है, पर इसमें कोई जादू नहीं है। कोई जादू नहीं है। पर एप्पल ऐसे बात नहीं करता। एप्पल कहता है, हम जो कुछ भी करते हैं, हम स्थापित नियमों को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। और इस सोच को हम अपने प्रोडक्ट्स में उतारते हैं, जो खूबसूरती से डिजाइन किए हुए और चलाने में आसान होते हैं। और इसी प्रक्रिया में हम कुछ शानदार कंप्यूटर बना लेते हैं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो मतलब लोग एप्पल का कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, नहीं, वो अलग सोचने के आइडिया को खरीद रहे हैं। कंप्यूटर तो बस उस विश्वास का एक सबूत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोग क्या नहीं खरीदते, लोग क्यों खरीदते हैं। हार्ले डेविडसन के लोग सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदते, वे आज़ादी की भावना खरीदते हैं। अच्छा। साउथवेस्ट एयरलाइंस के साथ लोग सिर्फ सस्ती टिकट नहीं खरीदते, वे आम आदमी को हवाई यात्रा का हक देने के विचार से जुड़ते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि साइनेक कहते हैं कि ये सिर्फ कोई अच्छी मार्केटिंग की तरकीब नहीं है, इसके पीछे ठोस बायोलॉजी है। हाँ, ठोस बायोलॉजी है। और मेरे हिसाब से यही इस किताब का सबसे मजबूत और चौंकाने वाला दावा है। ये कोई मार्केटिंग थ्योरी नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि सालों से मार्केटिंग करने वाले लोग दिमाग के गलत हिस्से से बात कर रहे हैं? एक तरह से हाँ। हमारे दिमाग का सबसे नया हिस्सा, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो क्या के लेवल पर काम करता है। ये तर्क, तथ्य, आंकड़े और भाषा को समझता है। जब कोई कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताती है, तो वो आपके नियोकॉर्टेक्स से बात कर रही होती है। और क्यों? क्यों और कैसे हमारे लिम्बिक ब्रेन से जुड़े हैं। ये दिमाग का बहुत पुराना और शक्तिशाली हिस्सा है। ये हमारी भावनाओं, विश्वास, वफादारी और सारे फैसलों को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी गट फीलिंग यहीं से आती है? बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात यह है कि दिमाग के इस हिस्से के पास भाषा की क्षमता नहीं होती। तो इसीलिए जब हम कोई फैसला लेते हैं और कहते हैं बस दिल कह रहा है या अंदर से सही लग रहा है, तो असल में हमारा लिम्बिक ब्रेन बोल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो जब आप क्यों से बात करते हैं, आप सीधे उस हिस्से से बात कर रहे होते हैं जो फैसले लेता है। और जब दिल से फैसला हो जाता है, तब हम अपने नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस फैसले को तर्क और आंकड़ों से सही ठहरा सकें। तो सिर्फ क्यों जान लेना ही काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए साफ सफाई भी चाहिए। किताब में 3 शब्दों पर बहुत जोर है: स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। हाँ, सबसे पहले तो आपकी क्यों में स्पष्टता होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस विश्वास के लिए खड़े हैं। दूसरा, अनुशासन चाहिए कि आपके कैसे, मतलब आपके काम करने के तरीके, आपके सिद्धांत, आपके क्यों से मेल खाएं। और तीसरा है निरंतरता। सही। आपका क्या, यानी आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, वो आपके क्यों का जीता जागता सबूत होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में होती है, तब प्रामाणिकता पैदा होती है, और लोग सिर्फ प्रामाणिकता पर ही भरोसा करते हैं। और अगर आप लोगों के दिमाग के उस हिस्से से बात कर रहे हैं जो विश्वास को कंट्रोल करता है, तो आप असल में लीडरशिप की नींव रख रहे हैं। ये हमें स्वाभाविक रूप से अगले सवाल पर लाता है। एक लीडर को फॉलोअर्स की जरूरत होती है, तो ये क्यों लोगों को एकजुट कैसे करता है? यहाँ सिने के एक और बेहतरीन फर्क बताते हैं वाई टाइप और हाउ टाइप लोगों के बीच। अच्छा। जो महान लीडर होते हैं वे अक्सर वाई टाइप के होते हैं। वे भविष्य देख सकते हैं, वे आशावादी होते हैं, उनके पास एक बड़ा सपना होता है, मतलब वो बादलों में रहते हैं। सपने देखने वाले लोग, विजनरी। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सपनों से दुनिया नहीं चलती। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको हाउ टाइप लोगों की जरूरत होती है, जो उसे असल में कर सकें। हाँ, ये वो लोग होते हैं जिनके पैर जमीन पर होते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं और काम को पूरा करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
इसके तो इतिहास में कई उदाहरण मिल जाएंगे। वॉल्ट डिज्नी वाई टाइप थे, जो एक जादुई दुनिया का सपना देखते थे, और उनके भाई रॉय डिज्नी हाउ टाइप थे, जो सपने को बिजनेस मॉडल में बदलते थे। सही। या फिर बिल गेट्स का सपना क्यों था कि हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो, और पॉल एलन कैसे वो इंसान थे जो जानते थे कि उसे बनाना कैसे है। और सबसे शक्तिशाली उदाहरण शायद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। बिल्कुल। उनके पास आई हैव अ ड्रीम का एक शक्तिशाली क्यों था, लेकिन उस आंदोलन को जमीन पर चलाने के लिए रैल्फ एबरनेथे जैसे हाउ टाइप संगठन करता थे, जो बसों का इंतजाम करते थे और रैलियों की योजना बनाते थे। हाँ। तो ये साझेदारी बहुत जरूरी है, लेकिन एक संगठन के तौर पर जहां हजारों फैसले लिए जाते हैं, आप ये कैसे पक्का करेंगे कि हर फैसला आपके क्यों के हिसाब से हो? इसके लिए किताब में द सैलरी टेस्ट का एक मजेदार आइडिया है। ये एक बहुत ही सरल रूपक है। मान लीजिए आपका क्यों है स्वस्थ रहना। ठीक है। अब आप सुपरमार्केट जाती हैं, आपको सलाह मिलती है डोनट्स खरीद लो, सब खरीद रहे हैं, सोडा ले लो, उस पर सेल लगी है, लेकिन आप क्या खरीदती हैं? मैं फल, सब्जियां, ऐसी चीजें खरीदूंगा। सही। आप चॉकलेट केक के पास से गुजरती भी हैं, पर उसे नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि डोनट्स और सोडा आपके क्यों यानी स्वस्थ रहने के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो एक कंपनी को भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या किसी को नौकरी पर रखने से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या ये हमारे सैलरी टेस्ट को पास करता है? बिल्कुल। क्या ये हमारे मूल क्यों से मेल खाता है? फॉक्सवैगन का उदाहरण देखिए। उनका क्यों हमेशा से रहा है लोगों की कार बनाना। हाँ, किफायती गाड़ियां। भरोसेमंद, किफायती गाड़ियां। फिर उन्होंने फेटन नाम की एक महंगी लग्जरी कार लॉन्च की। वो तकनीकी रूप से एक बेहतरीन गाड़ी थी, लेकिन वो फॉक्सवैगन के क्यों से मेल नहीं खाती थी। और वो बुरी तरह फेल हो गई। बुरी तरह। उसने सैलरी टेस्ट पास नहीं किया। जैसे हम स्टार्ट विद वाई के इन गहरे सिद्धांतों को समझ रहे हैं, अगर सुनने वाले ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों के सार को कम समय में पढ़ना या सुनना चाहते हैं, तो वो बुक ही आपको आजमा सकते हैं। वहां हजारों किताबों का सार मिलेगा जो सोचने के तरीके को बदल सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने अपना क्यों खोज लिया, आपने सही टीम बना ली, आप सैलरी टेस्ट भी पास कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिनक कहते हैं सबसे बड़ी चुनौती खुद सफलता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, इसे वो द स्प्लिट कहती हैं। जब कोई संगठन शुरू होता है तो उसका संस्थापक ही उसका क्यों होता है। उसका जुनून, उसकी ऊर्जा हर फैसले में झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, संस्थापक सबसे दूर हो जाता है। अब वो हर कर्मचारी से सीधे बात नहीं कर सकता। और फिर क्यों धुंधला होने लगता है? ठीक यही होता है। अब कंपनी को चलाने के लिए आंकड़ों और मैट्रिक्स का सहारा लिया जाता है। फोकस क्यों से हटकर क्या पर आ जाता है कि हमने इस तिमाही में कितना बेचा, हमारी ग्रोथ कितनी हुई। बिल्कुल। जिस जुनून ने कंपनी शुरू की थी, वो धीरे धीरे एक स्प्रेडशीट में खो जाता है, और यहीं पर स्प्लिट होता है, जहां क्या क्यों से ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका सबसे दुखद उदाहरण शायद वॉलमार्ट है। जब तक सैम वॉल्टन जिंदा थे, कंपनी का क्यों साफ था, आम लोगों की सेवा करना। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वॉलमार्ट सिर्फ एक मुनाफा कमाने वाली मशीन बनकर रह गया। फोकस सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ाने पर था। लोगों की सेवा का क्यों कहीं पीछे छूट गया। और इसके नतीजे भी दिखे। हाँ, कर्मचारियों के शोषण और अनैतिक तरीकों के आरोपों के रूप में सामने आए। और इसका उल्टा उदाहरण कॉस्को है, जिसने अपने क्यों को हमेशा जिंदा रखा। हाँ, उनका क्यों है अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को सबसे ऊपर रखना, और नतीजा हम सबके सामने है, लगातार ग्रोथ और वफादारी। तो असली चुनौती अपने क्यों को सिर्फ खोजना नहीं है, बल्कि उसे संगठन की अगली पीढ़ी तक जिंदा रखना है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, इसका सार क्या है? ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें हैं या इसमें कुछ ठोस है? मेरे विचार में इसमें बहुत कुछ ठोस है। इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि प्रेरणा और वफादारी भावनाओं से पैदा होती है, तर्क से नहीं। और भावनाओं की भाषा क्यों है? हाँ, द गोल्डन सर्कल सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं है, ये इंसानी फैसलों को समझने का एक जैविक खाका है। इसका असली मतलब ये है कि जब हम अपने कामों को एक गहरे मकसद से जोड़ते हैं, तो हम सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, हम किसी बड़े विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। एक पल रुककर खुद से पूछें, आपका व्यक्तिगत क्यों क्या है? वो कौन सा एक विश्वास या मकसद है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है? और सिनेक का वादा है कि जब आप उसे खोज लेंगे तो कैसे और क्या के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।